बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक राजा शिकार करने गया। वहां झाड़ियों के पास उसने एक बारहसिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भागा और कई मील तक उसका पीछा किया। फिर वह एक जंगल में चला गया और गायब हो गया। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत दुखी और नाउम्मीद होकर वापस लौट पड़ा। जब वह अपने शिविर की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी झोपड़ी के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने उसके अंदर झांका और देखा कि वहां कौन था। तब उसने देखा कि वहां एक 17 साल की बहुत सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उसे देखता ही रह गया। उसने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, महाराज, मैं रायगढ़ के राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक युद्ध में बंदी बना लिए गए और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाए जाने के डर से वहां से भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहां मैं डूब जाना चाहती थी, पर गांव वालों को मेरे इरादों का पता चल गया। उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप अपनी बताएं। राजा बोला, ओ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने निकला हूँ। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। यह सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा, सुंदरी, तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूँ। मैं अपने लिए भी रोती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। बिना घर और दोस्त के मैं कैसे रहूंगी? राजा बोला, तुम रो मत, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आओ मेरे साथ मेरे महल चलो, अब से तुम वहीं रहना। लड़की बोली, हाँ, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलूंगी। आप मुझे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूंगी। मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। राजा बोला, तो चलो प्रिय, तब तुम मेरे साथ चलो। महल पहुंचकर उन दोनों की शादी हो गई। राजा अपनी इस रायगढ़ वाली पत्नी को धीरे धीरे और प्यार करने लगा। राजा उसके लिए झील के पास 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। उससे भी ज्यादा जितना कि वह अपनी दूसरी पत्नियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था। पर उसको यह पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था। और न उसको यह पता था कि वह एक बहुत ही बुरी बीमारी उसको दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीमों को बुला भेजा। कुछ ने उसको किसी एक बात की सलाह दी, कुछ ने किसी और की, पर किसी की दवा और सलाह उसको ठीक नहीं कर सकी। एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने और हरि पर्वत से मिट्टी लाने के लिए इस देश से निकला तो उसने यह शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी रायगढ़ वाली पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ आराम करने के इरादे से वह नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी एक कमरे में एक कोने में रखा, वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच राजा आ गया। वह अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसकी निगाह मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। पवित्र पानी एक कोने में रखा हुआ था और दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखूं कि यह जोगी उठकर क्या करता है। सो वह वहीं बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के उठने का बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। पर जब जोगी उठा तो वह तो यह देखकर भौंचक्का रह गया कि न तो वहां वह पवित्र पानी था, न पवित्र मिट्टी थी और न ही कीमती मरहम की डिबिया थी।
असल में राजा ने उनको ले लिया था। जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला, ओ जोगी तुम डरो नहीं, मैंने वे सब चीजें संभाल कर रख दी हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए, फिर मैं तुम्हें वे दे दूंगा। जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया और राजा ने भी उसकी वे चीजें उसे वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और महल छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी ही अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उसके देरी से आने की वजह पूछी तो उसने उनको अपने देरी से आने की वजह बता दी। उसने उनको यह भी बताया कि कैसे वह राजा के बिस्तर में सोता पाया गया और राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला, वह अच्छा आदमी था। मैं उसका आभारी हूं कि उसने तुम्हें तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीजें वापस कर दी। चलो मुझे तुम उसके पास ले चलो। वे दोनों उस देश की ओर चल पड़े और राजा के पास पहुंचे। जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु उससे मिलने के लिए और उसे धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि वह आपके बहुत आभारी है कि आपने मुझे उनकी चीजें वापस कर दी। तब गुरु ने कहा, हाँ मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी चीज मांग ले, मैं आपको वह दे दूंगा। राजा उसके सामने झुकते हुए बोला, ओशी मुझे एक रोग लग गया है। मेरा पेट बहुत दर्द करता है। सारे हकीमों की कोई जानकारी उसको ठीक नहीं कर सकी। अगर आप उसको ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। शी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने अभी अभी कोई नई शादी की है? हाँ कहकर राजा ने उसको अपनी रायगढ़ पत्नी से मिलने के हालात और फिर उससे शादी की बात पूरी तरीके से बता दी। शी बोला, मुझे इसी का शक था। अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते, पर अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आप वही करें, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज की शाम अपने रसोइये को अपनी पत्नी के खाने ज्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहां वह सोती है वहां यह पक्का कर लीजिए कि पीने के लिए पानी न हो। आप खुद भी सारी रात जागते रहिए और सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ। आप डरना नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर शी और उसका शिष्य दोनों चले गए। राजा ने शी का कहना माना। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी। उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी न मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है या नहीं। फिर उसने एक सापिन का वेश रखा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप रखा और अपने बिस्तर पर सो गई। राजा ने यह सब देखा और शी को बताया तो शी बोला, राजा साहब यह स्त्री नहीं है बल्कि एक नागिन है। अब आप मेरी बात सुने। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है और वह शाहमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़े तो वह नागिन बन जाता है। नागिन अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है। उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उफ! काश मुझे यह पहले से मालूम होता। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है? शी बोला, हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा।
आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वह आपको मार देगी। उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफेद रंग की कलई पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई न दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक कोने में एक बड़ा अग्निकुंड होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब यह सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना करें कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवाकर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उसमें उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आएगा। जब यह सब तैयार हो गया तो वह रायगढ़ स्त्री तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब राजा कम से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती थी। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद श्री राजा से बात करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का अग्निकुंड जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। जब वह यह देखने में लगी हो कि वह रोटी कैसी पक रही है तो वह उसको भट्टी में धक्का दे दे और जितनी जल्दी हो सके उस अग्निकुंड का दरवाजा बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। राजा ने ऐसा ही किया। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में भी आग लगा दी। शी ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल जाइए और वहां 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगा। तीसरे दिन श्री राजा को साथ लेकर उस जगह गया जहां वह लाख का घर खड़ा था, पर वहां तो राख के सिवा और कुछ नहीं था। शी बोला, राजा साहब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वह पत्थर मिल गया। वह बोला, हाँ यह रहा पत्थर। शी ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर। शी बोला, ठीक, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूँ। कहकर उसने वह सारी राख समेटी, उसे अपने कपड़े में बांधा और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल को चला आया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था बाद में वह संगीपारस साबित हुआ, जिसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। पर उस राख में क्या गुण था यह राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि वह फिर कभी उस शी और शिष्य से मिला ही नहीं।